नमस्कार मित्रों। मेरा नाम है डॉक्टर मनुराज शर्मा और आज मैं आपके साथ चर्चा करने वाला हूँ सन 1997 1997 के अंदर में जेरे डायमंड की बहुत बेहतरीन किताब आई थी, गन्स जर्म एंड स्टील। इसके कुछ अंश आपके साथ में डिस्कस करना चाह रहा हूँ। किताब की शुरुआत में जेरे डायमंड एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल पूछते हैं, दैट इज व्हाई हैज द ह्यूमन हिस्ट्री अनफोल्डेड सो डिफरेंटली अक्रॉस द ग्लोब। जिसका मतलब है कि क्या कारण है कि पूरे जब हम विश्व को देखते हैं, जिसके डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स को देखते हैं, तो इनमें हमें बहुत सारे डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं। दैट इज वी फाइंड दैट डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स हैव इवॉल्व्ड विथ डिफरेंट लेवल्स ऑफ डेवलपमेंट एंड प्रॉस्पेरिटी। कुछ कॉन्टिनेंट्स बहुत डेवलप्ड है और कुछ कॉन्टिनेंट्स जो है वो लेस डेवलप्ड है। तो उन्होंने इस किताब के अंदर में कुछ कारण ढूंढने की कोशिश की कि कौन सी वो वजहें हैं, कौन से वो मूलभूत कारण हैं जिसकी वजह से एक कॉन्टिनेंट बहुत ज़्यादा डेवलप कर गया और दूसरा कॉन्टिनेंट थोड़ा सा लेस डेवलप रह गया। इस किताब के अंदर में जेरे डायमंड एक ज्योग्राफी के बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत, जिसे हम जानते हैं इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म के तौर पे, उसको वो इस किताब के माध्यम से एडवोकेट करते हैं। दैट मीन्स अपने आइडिया को वो प्रोपोगेट करते हैं आम ऑडियंसेस को। एंड ये इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म का मतलब होता है दैट इज our every course of action is governed by environment. That is, a man is a product of his environment. आपका जो रहन सहन है, आपका जो खान पान है, आपकी जो जीवन शैली है, वो इस बात पर निर्भर करती है कि आपका आसपास का environment किस प्रकार का है। ठीक है, तो ये आइडिया उन्होंने इस किताब के अंदर में प्रोपोगेट किया है। और ये जो रीजन है, मतलब जो क्वेश्चन था इंपॉर्टेंटली कि व्हाई हैज द ह्यूमन हिस्ट्री अनफोल्डेड सो डिफरेंटली अक्रॉस द ग्लोब, उसको उन्होंने आंसर किया है। और चार मुख्य बातें जो है, ठीक है, 4 मेन रीजंस वो उन्होंने आइडेंटिफाई किए हैं और बताया है कि क्यों इस ढंग का डिफरेंसेस हमें देखने को मिला है। पहला महत्वपूर्ण रीजन आइडेंटिफाई किया, दैट इज कॉल्ड फूड प्रोडक्शन। जैसा कि हम जानते हैं कि डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स के अंदर में डिफरेंट क्लाइमेट जोन्स हैं और वहां पे फूड प्रोडक्शन भी उसके अकॉर्डिंगली डिफरेंट हुआ है। दैट मीन्स किसी रीजन के अंदर में, किसी कॉन्टिनेंट के अंदर में फूड प्रोडक्शन बहुत ज्यादा रहा, कहीं पे फूड प्रोडक्शन बहुत कम रहा। ऐसा हम जरूर समझते हैं, ये जानते हैं, ठीक है, कि किसी भी नेशन के लिए, किसी भी कॉन्टिनेंट को डेवलप करने के लिए ये बहुत जरूरी है कि वहां का फूड प्रोडक्शन जो है वो हमेशा सरप्लस में रहे। दैट इज, अगर किसी एक एरिया के अंदर में द लेसर नंबर ऑफ पीपल इंगेज्ड इन प्राइमरी एक्टिविटीज सच एज एग्रीकल्चर, तो वहां पे डेवलपमेंट ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि जितने लोग खेती में कम दिखेंगे, ठीक है, जितना फूड प्रोडक्शन हमें ज्यादा दिखेगा, दैट मीन्स बोथ आर सिमिलर थिंग्स। लेट मी पुट दिस इनटू मोर सिंपल वर्ड्स कि किसी एरिया के अंदर में अगर फूड प्रोडक्शन ज्यादा है तो दैट मीन्स वहां की पॉपुलेशन अपने आप को सेफ महसूस कर सकती है, तो वो अपना ध्यान खेती के अलावा किसी और चीजों में भी लगा सकती है। दैट मीन्स अदर एक्टिविटीज। तो वो अदर एक्टिविटीज आपकी इकोनॉमिक, आर्थिक चीजें हो सकती हैं, वो आपके डेवलपमेंट के बारे में हो सकती है, वो कुछ इन्वेंशन के बारे में हो सकती है, वो और किसी भी चीजों, अन्य चीजों के बारे में इंगेज हो सकते हैं। दैट मीन्स किसी भी एरिया को डेवलपमेंट करने के लिए बहुत जरूरी है कि वहां पे फूड प्रोडक्शन जो है वो हमेशा सरप्लस में रहे। ठीक है, तो ये हमने हमेशा जाना है। और फूड सरप्लस होने का से फायदा क्या चीज होती है? फूड सरप्लस होने से फायदा वो चीज है कि हमारे वहां की इकोनॉमिक्स वो डेवलप करेगी, वहां का जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो सेंट्रलाइज्ड हो जाएगा धीरे धीरे। दैट इट इज अ पार्ट ऑफ द प्रोसेस कि जितने लोगों के पास में संपन्नता होगी, वहां का पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन उतना अच्छा होता चला जाएगा। एंड फाइनली they will shift their attention from merely food production to other purposes also या other objectives also। तो ये उन्होंने पहला बहुत इंपॉर्टेंट एक कारण आइडेंटिफाई किया, दैट इज फूड प्रोडक्शन, जो कि हमेशा सरप्लस में होना चाहिए। दूसरी उन्होंने महत्वपूर्ण बात की है, दैट इज डोमेस्टिकेशन ऑफ वाइल्ड प्लांट्स एंड एनिमल्स। ह्यूमन हिस्ट्री में हमने देखा है, या अर्थ की हिस्ट्री में ऐसा देखा है कि हर कॉन्टिनेंट्स पे जो भी एनिमल्स या प्लांट्स अवेलेबल थे, सभी को डोमेस्टिकेट नहीं कर पाया गया है। अफ्रीका के अंदर में जैसे कि उदाहरणतः बड़े जानवर हमें देखने को मिलते हैं, जैसे कि जीब्रा और राइनोसोरस, इनको कभी भी डोमेस्टिकेट नहीं कर पाया गया और कभी भी ह्यूमन यूज के लिए कभी भी इनका उपयोग नहीं हो पाया। तुलनात्मक
यूरोप के, जहाँ पे कि हमें कई एनिमल्स मिलते थे, जैसे कि काऊ हो गए, या हमें बफेलो है, या हम कह सकते हैं शीप है, जिनका इकोनॉमिक्स के लिए या इकोनॉमिक पर्पसेस के लिए इस्तेमाल किया जा सका। सिमिलरली बहुत सारे क्रॉप्स भी अवेलेबल हैं जिनको डोमेस्टिकेट नहीं किया जा सका। तो इन्वायरमेंट ने कहीं ना कहीं कॉन्टिनेंट्स के अंदर में भी डिफरेंसेस खुद पैदा किए हैं। अफ्रीका के अंदर मिलने वाले बहुत सारे प्लांट स्पीसीज ऐसे हैं जिनमें कि टॉक्सिन्स या टॉक्सिक मटेरियल्स हमें कह सकते हैं प्लांट्स में मिलता है, उनको डोमेस्टिकेट नहीं किया गया है। और अदर रीजन्स के अंदर में ये थोड़ा सा इजी रहा। फाइनली ये भी कह सकते हैं कि जो टेम्परेट रीजन्स वाले कॉन्टिनेंट्स हैं, खासकर जैसे कि यूरेशिया या बात कर ले ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ऐसे रीजन्स भी हैं जहां पे कि एग्रीकल्चर कंपैरेटिवली इजी थी। थर्ड चीज वो बात करते हैं, दैट इज डिफ्यूजन एंड माइग्रेशन। नाउ इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ए कॉन्टिनेंट और ऑफ ए नेशन और ऑफ एनी रीजन कि जो कोई भी टेक्नोलॉजी है, ठीक है, अगर वो कहीं पे डेवलप करती है तो वो दूसरे क्षेत्रों में डिफ्यूज करनी चाहिए। दैट मीन्स अगर एक स्थान पे किसी चीज का आविष्कार हुआ है, कोई तकनीक, ठीक है, कोई वस्तु का आविष्कार हुआ है, तो वो तकनीक और आविष्कार उस कॉन्टिनेंट के दूसरे भागों तक पहुंचना चाहिए। अगर ऐसा हो पाता है तभी आपकी उस क्षेत्र के अंदर में डेवलपमेंट हो पाएगी। अगर हम हिस्ट्री को देखते हैं या ज्योग्राफी के तौर पे कॉन्टिनेंट्स को अगर चेक करते हैं तो ये पाते हैं कि बड़े बड़े कॉन्टिनेंट्स जैसे कि अफ्रीका, जिसका मेजर एक्सिस है वो नॉर्थ से साउथ की तरफ में है, कंपैरिजन में यूरोप के जिसका मेजर एक्सिस है वो ईस्ट से वेस्ट की तरफ में या वेस्ट टू ईस्ट की तरफ में इनका मेजर एक्सिस ओरिएंटेड है। दैट मीन्स कि अफ्रीका जैसे नेशन के अंदर में या अफ्रीका जैसे कॉन्टिनेंट के अंदर में किसी भी तकनीक का, ठीक है, वो डिसिसिपेट करना या लोगों का माइग्रेशन भी, पीपल दैट इज ह्यूमंस एज अ रिसोर्स, उनका भी माइग्रेशन होना कंपैरेटिवली डिफिकल्ट है अफ्रीका में इन कंपैरिजन टू यूरोप। यूरोप के अंदर में एक लैटिट्यूड पे लोगों का मूव करना इजी है। अगर कोई तकनीक, कोई खेती, कोई विधि है जो एक लैटिट्यूड पे संभव है, तो किसी दूसरे ही क्षेत्र के अंदर में उसी लैटिट्यूड पे रहने वाले लोगों के लिए सेम प्रकार की खेती या सेम खेती की तकनीकों का या किसी भी और रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन की जो टेक्निक्स है उसको यूज करना कंपैरेटिवली इजी था। और ये टेक्नोलॉजी का जो फ्लो है वो भी इजी हो पाया यूरेशिया या कह सकते हैं यूरोप जैसे कॉन्टिनेंट के अंदर में जिनका ओरिएंटेशन ईस्ट से वेस्ट था। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट कम्स आउट ऑफ दिस थिंग इज that for the development of any continent or any nation, it is very important that technology and that is diffusion and migration of resources should happen. हम अगर इंडिया की बात भी कर लें तो इंडिया के अंदर में अगर हम डेवलपमेंट की बात करते हैं तो ये बहुत ज़रूरी है कि हमारी जो तकनीकें हैं, हमारे जो संसाधन हैं, ठीक है, वो देश के हर कोने कोने तक आपका पहुंचे या फैले। जैसे कि अभी रिसेंट ईयर्स के अंदर में हमने, जो आज तक कभी इंडियन हिस्ट्री में नहीं हुआ, हमने जो हैंडीकैप्ड एरियाज कहे जाते थे, हालांकि वो एरियाज अभी हैंडीकैप्ड तो नहीं है, जो नॉर्थ ईस्ट का रीजन है, हमने कोशिश की है कि वहां तक भी एयरपोर्ट्स को डेवलप किया जाए उड़ान स्कीम के थ्रू, ठीक है, वहां के लोगों को स्पेशल प्रिविलेजेस दिए जाए या वहां भी रिसोर्सेज फ्लो करे ताकि वो एरिया डेवलप करे। क्योंकि इंडिया का टोटल जब ज्योग्राफिक एरिया में सब एक प्रकार की टेक्नोलॉजी, एक प्रकार के रिसोर्सेज, एक प्रकार की किताबें, एक प्रकार की सुविधाएं मिलेंगी तो इंडिया एज ए होल डेवलप करेगा। इससे पहले क्या था, डेवलपमेंट वाज इन पॉकेट्स। दैट मींस या तो वो सारा के सारा साउथ के कोस्टल एरियाज में था या फिर नदर्न पार्ट ऑफ इंडिया के खास पॉकेट जैसे कि दिल्ली के आसपास में या चंडीगढ़ मेरठ का जो हाईवे है, जैसे हमने इंडस्ट्रियल रीजन्स के बारे में पढ़ा था, लखनऊ के आसपास में डेवलपमेंट देखने को मिलती थी, पटना के आसपास देखने को मिलती थी। तो ये पॉकेट्स के डेवलपमेंट की जगह पे हमें चाहिए एक डेवलपमेंट वैसी जो कि होलिस्टिक हो, ठीक है, या यूनिफॉर्म हो। चौथा इंपॉर्टेंट एक बहुत फैक्टर वो डिस्कस करते हैं, दैट इज द लास्ट वन, जिसको उन्होंने कहा था, दैट इज साइज ऑफ द ज्योग्राफिकल एरिया और टोटल पॉपुलेशन साइज। किसी भी कॉन्टिनेंट पे रहने वाली वहां की जो पॉपुलेशन है, ठीक है, उसका नंबर क्या है, एंड दूसरी चीज वहां का ज्योग्राफिक एरिया कितना है। अगर किसी भी क्षेत्र के अंदर में बहुत सारा आपको वहां पे ऐसी पॉपुलेशन, डाइवर्स पॉपुलेशन रहती है जिनका आपस में एक दूसरे से कंपटीशन है, ठीक है, तो उसका फायदा उस रीजन में हमें देखने को मिलता है। वहां का रीजन या किसी एरिया के अंदर में जितने डाइवर्स ग्रुप हैं, ठीक है, जितने कंपीटिंग सोसाइटीज हैं, अगर वो रहेंगी तो आपस में कंपीट करेंगी एंड फाइनली उससे क्या होगा कि दोनों ही ग्रुप्स को उसका फायदा देखने को मिलेगा।
हालांकि इस कंसेप्ट को इस ढंग से नहीं समझना चाहिए जो कि कई बार हम समझते हैं कि रीजनलिज्म के तौर पे, जैसा कि साउथ वाले चाहते हैं कि हमें साउथ वालों को जो मेजर यूनिट्स है वहां पे सिर्फ साउथ वाले लोग ही भर्ती हों, नॉर्थ इंडियंस चाहें कि जो मेजर प्रिविलेज पोस्ट है वहां पे सिर्फ हमें नॉर्थ इंडियंस का कब्जा हो। इस प्रकार से डेवलपमेंट कभी भी पॉसिबल नहीं हो पाएगी। अगर ये सोसाइटीज आपस में कंपीट करें, आई टेक इट टू एट अनदर लेवल, अगर यूनिवर्सिटीज के अंदर में भी इन ब्रीडिंग की जगह पे हम बाहर से रिसोर्सेज को लेके आए, बाहर से टीचर्स को, फैकल्टी को, बाहर से आइडियाज का फ्लो लेके आएंगे, तो कोई भी यूनिवर्सिटी या मे बी ए स्टेट, मे बी ए रीजन, मे बी ए नेशन एंड इवन ए कॉन्टिनेंट वो उतना ज्यादा ग्रो करेगा। यहाँ पे एक बहुत अच्छा उदाहरण देना चाहूंगा, किताब के अंदर में जो डिस्कस्ड है, शातम आइलैंड्स है, दैट इज क्लोज टू न्यूजीलैंड। वहां पे दो ट्राइब्स का डिस्कशन होता है, दैट इज माओरी एंड मोरियोरी ट्राइब्स। Now Maori tribes they were mainly agriculturists and mainly Maori those belong to the न्यूजीलैंड में रहते थे, बड़े कॉन्टिनेंट पे रहते थे, एंड मोरियोरी ट्राइब जो थी वो शातम आइलैंड्स में रहती थी। दोनों का कहीं ना कहीं ओरिजिन एक ही फैमिली से हुआ, एक ही फैमिली से इवॉल्व करने वाली दो अलग अलग हमारी ये सोशल ग्रुप्स थे, ठीक है। एक में शातम आइलैंड पर डेवलपमेंट हुआ, दूसरे का हमारा न्यूजीलैंड में हुआ। जो न्यूजीलैंड के अंदर में थे, बड़े एरिया के अंदर में कॉम्प्लेक्स सोसाइटी में रहे, तो उन्होंने क्या किया, अपना फूड सरप्लस को भी बढ़ाया, ठीक है। वहां पर आपकी कॉम्पिटिटिंग सोसाइटीज थी जो आपस में फाइट भी करती थी। उन्होंने अपने टूल्स, टेक्निक्स एंड इवन वॉरफेयर में इस्तेमाल होने वाले जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स कह लें या वॉरफेयर के जो मशीन्स हैं, ठीक है, इवन सॉर्ड्स जो थे वो बहुत डेवलप करके व्हेन दे फाइनली मीट, ठीक है, तो क्या हुआ कि आपका न्यूजीलैंड से आने वाली जो माओरी ट्राइब थी, जब वो पहुंची शातम आइलैंड के अंदर कुछ घंटों के अंदर में ही, ठीक है, उन्होंने शातम आइलैंड के जो मोरियोरी ट्राइब जो कि बेसिकली सिर्फ फार्मर्स थे, उन्होंने कभी अपने आप को किसी के साथ कंपटीशन में नहीं आए, उनके टूल्स डेवलप नहीं थे। और फाइनली जब इनका एनकाउंटर हुआ तो क्या हुआ, एक ही फैमिली से ओरिजिन होने वाली एक ट्राइब दैट इज माओरी ट्राइब में दूसरे वालों को उसकी क्लिनजिंग कर दी, दैट इज दे किल्ड एवरीबॉडी। इसको एथनिक क्लिनजिंग कहा जाए, मैं इस बात पे नहीं जाऊंगा, ठीक है, बट फाइनली एक ही फैमिली के लोगों ने दूसरे अपने ही फैमिली के लोगों को मार दिया। एंड इसका रीजन क्या था, दैट इज दे वर मोर कॉम्पिटेंट एंड दे वर मोर स्ट्रॉन्ग। तो इस किताब के अंदर में ये चार जो बातें इन्होंने डिस्कस की हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और मुझे लगता है कि ये बातों को जो कोई ज्योग्राफी का स्टूडेंट हो या सोशल साइंस का स्टूडेंट हो उसे जानना चाहिए। हालांकि ये मेरा जो वीडियो है ये कतई कभी भी इस बात के लिए नहीं है कि आप इस किताब को ना पढ़ें। तो आज इस वर्ष इस किताब को लगभग 25 साल हो चुके हैं, तो मैं आपको जरूर सलाह दूंगा कि इस किताब को आप जरूर पढ़िए, ठीक है। 2017 में जेरेड डायमंड इस किताब के ऊपर में अपने कुछ नए इनपुट्स, नए कॉन्टेक्स्ट के अंदर में, टेक्स्ट के अंदर में नई बातों को लिखा है, तो ये जानना बहुत जरूरी है। तो प्लीज गो एंड रीड दिस बुक एंड टिल देन थैंक यू।